हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनीश जंग द्वारा लिखित एक कहानी जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। नाम से स्पष्ट है, लॉस्ट स्प्रिंग से मतलब स्प्रिंग जो जितने भी सीजन्स होते हैं उनमें सबसे अच्छा सीजन माना जाता है स्प्रिंग, मतलब बसंत ऋतु। और आगे जो उसका टाइटल है वो कह रहा है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब जब बच्चों का जो बचपन है वो उनसे छीन लिया जाता है। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कहानी है वो इसी पर आधारित है कि जो बच्चे हैं उनका जो बसंत है, बच्चों का बसंत होता है उनका किशोर अवस्था, युवावस्था, जिस उम्र में उनको खेलना कूदना होता है, दुनिया के सपने देखने होते हैं और जो भी उनका एक अच्छा पीरियड होता है जिसमें वो अपने जीवन में नई कल्पनाओं, नई परिकल्पनाओं और उत्साह, उमंग, अपेक्षाएं, आशाएं जो सब पलती हैं वो सब इस युवावस्था और किशोरावस्था में ही पलती हैं। और उस उम्र में अगर आपके ऊपर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां पड़ जाएं जिससे आप उस जीवन को, उस समय को एंजॉय न कर पाए, न जी पाए, तो इसी पर आधारित है ये कहानी द लॉस्ट स्प्रिंग। इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं, एक है साहेब आलम और एक है मुकेश। साहेब आलम जो किरदार है वो ये दिखाता है कि जब कभी आपके सामने परिस्थितियां होती हैं, इस तरह की कंडीशंस होती हैं जहां पर आप उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उन कंडीशन से लड़ते लड़ते आप थक जाते हैं और फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं शायद इनसे नहीं उबर पाऊंगा, और आप आत्मसमर्पण कर लेते हैं उन परिस्थितियों का आगे और फिर उसी को पीढ़ी दर पीढ़ी जीते रहते हैं। और दूसरा जो करेक्टर है वह मुकेश, जो एक ठान लेता है कि नहीं, अगर मेरी जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं वो खराब हैं, लेकिन इसको बदला जा सकता है अगर मेरे अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति है। उसके लिए चाहे मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े और किसी भी हद तक जाना पड़े एक सकारात्मक रास्ते पर, तो मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर दो करेक्टर को दिखाया गया। पहला करेक्टर जो है कहानी का पार्ट है जिसमें हम इस हिस्से में पढ़ेंगे कहानी को, वो है साहिब आलम का, जो परिस्थितियों को झेलता झेलता लास्ट में उनके आगे आत्मसमर्पण कर लेता है। कहानी को शुरू करते हैं तो कहानी की शुरुआत होती है साहिब आलम से। साहिब जो होता है हर रोज लेखिका को, अनीश जंग को देखता है रोज कूड़ा बिनते हुए, और उसको रोज वो देखती है कूड़ा बिनते बिनते। और वो जो साहिब है, जो बच्चा है, वो आया है बांग्लादेश से, बांग्लादेश के ढाका शहर से, क्योंकि वहां पर जो उनके खेत थे, जो खलिहान थे, वो तूफानों की वजह से उनके जो खेत खलिहान होते सब बर्बाद हो जाते थे, जिस वजह से उनको जो 2 जून की रोटी जिसको कहते थे, 2 समय का खाना भी ढंग से नहीं मिल पाता था। और उसी जो उनका संघर्ष था भूख के खिलाफ, वो संघर्ष उनको भारत ले आता है। ये सब होते हुए एक दिन अचानक जो साहिब आलम होता है उनकी मुलाकात होती है लेखिका से, अनीश जंग से, और वो कहती हैं साहिब आलम से कि तुम ये काम क्यों करते हो। तो साहिब आलम कहता है कि हमारे पास कुछ और करने के लिए नहीं है, और क्योंकि हम कुछ और, हमारे पास रोजगार का साधन नहीं, इसलिए हम इस काम को करते हैं। तो ऐसे में लेखिका सोचती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो उसने कहा भाई कि हमारे अगल बगल में कोई स्कूल ही नहीं है। ठीक है, अगर होता तो मैं निश्चित तौर पर स्कूल जाऊंगा। तो वो कहती है अगर हम आपके लिए स्कूल खोल दें तो क्या आप स्कूल जाओगे। तो वो कहता निश्चित तौर पर जाऊंगा, मैं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन जब वो लेखिका ये शब्द बोलती है तो उसके बाद उन्हें खुद एहसास होता कि ये मैंने उस बच्चे को एक खोखला सा आश्वासन दिया है जो धरातल पर, यथार्थ में कभी उतारा ही नहीं जाएगा। लेकिन फिर वो रियलाइज करती हैं कि शायद ऐसे आश्वासन इस बच्चे को हर रोज कई बार मिलते होंगे। ये सब वो महसूस करती है। उसके बाद एक दिन जो बच्चा होता है वो दौड़ करके आता है लेखिका के पास और कहता है कि आपका स्कूल खुल गया। तो थोड़ा सा लेखिका को शर्मिंदगी महसूस होती है, कहते इसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और फिर वो पूछती है उनसे कि तुम लोग ये जो है ये सब काम कर रहे हो। उसी दौरान फिर वो उनको वॉच करती है, देखती रहती है और पाती है कि उनका जो ग्रुप है, उनकी जो एक आर्मी है, उनकी जो एक सराउंडिंग है, जितने भी सारे बच्चे होते हैं वो रोज आते हैं और कूड़ा बिन करके चले जाते हैं सुबह सुबह। जैसे सुबह सुबह चिड़ियाएं आती हैं और फिर उड़ के चले जाती हैं और फिर वो दोबारा अगली सुबह ही दिखती हैं, वैसे ये बच्चे, इनकी एक आर्मी है, एक ग्रुप है, जो ग्रुप सुबह सुबह आता है, कूड़ा बिनता है, उनमें से अपने काम की चीजें उठाकर ले जाता है और फिर वो नजर नहीं आता, फिर वो अगले दिन नजर आता है। कई महीनों बाद वो उनसे पूछती है, उस बच्चे से, कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है कि मेरा नाम साहिब आलम है।
तो लेखिका को लगता है कि साहिब आलम का जो अर्थ होता है वो होता है गॉड ऑफ यूनिवर्स, मतलब भगवान। और वो सोचती हैं कि अगर इस बच्चे को अपने नाम का अर्थ पता चल जाए तो इसे महसूस होगा कि मेरे जो जीवन है, मैं जो जीवन जी रहा हूँ और मेरे नाम का जो अर्थ है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं एक बिल्कुल गरीबी का जीवन जी रहा हूँ लेकिन मेरे नाम का अर्थ है भगवान। तो दोनों नाम के अर्थ में और जो यथार्थ है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये बताने की कोशिश भी की गई है कि चीज़ें कई बार एकदम आपके विपरीत होती हैं, जैसा आप सोचते हैं या जिस रूप में आप अपने जीवन को चाहते हैं। उसके बाद वो बहुत दिनों तक, उनको महीनों तक वॉच करते हैं और फिर उनके नज़दीक आकर उनसे एक दिन उन सब बच्चों से पूछते हैं, यार कि आप लोग जो है ना ये नंगे पैर क्यों घूमते हो? तो वो जो एक बच्चा होता है वो कहता है कि जो मेरी मम्मी है वो जो सेल्फ होता है ऊपर, उससे चप्पल निकालती ही नहीं है। तो दूसरा जो बच्चा होता है उसने जूते पहने होते हैं तो अपने जूतों को, मतलब अपने पैरों को थोड़ा रगड़ता है जमीन पर, क्योंकि उसके जो दोनों जूते थे वो अलग अलग रंग के थे। और तीसरा बच्चा कहता है कि मैं चप्पल चाहता हूँ, मैं जूते पहनना चाहता हूँ। लेकिन उनकी जो ये परिस्थिति है वो इस वजह से है क्योंकि उनके पास वास्तव में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, लेकिन वो अपनी उस जो गरीबी है उसको लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं। वो ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि हम चप्पल इसलिए नहीं पहन पा रहे क्योंकि हम पे इतनी आजीविका नहीं है। वो इसलिए इस बात को ऐसा कहते हैं क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी ये परंपरा है, हम इसी परंपरा को जीते हैं जहाँ चप्पलों को नहीं पहना जाता। कहीं ना कहीं अपने बैकग्राउंड को छिपाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने एक्सपोज करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि समाज हमें केवल प्रलोभन देगा लेकिन हमारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। शायद इसी वजह से वो समाज के सामने अपना रोना नहीं रोते। फिर अचानक लेखिका को एक कहानी याद आती है, जब उडुपी में तो कि एक बच्चा होता है और उसके जो पापा होते हैं वो हमेशा क्योंकि वो एक पादरी होते हैं किसी चर्च में, तो जब वो बच्चा वहाँ से गुजरता है तो हमेशा देवी से प्रार्थना करता है कि मेरे पैरों में चप्पल हो, मेरे पैरों में जूता हो, और हमेशा ये करते हुए वो चला जाता है और हमेशा ये याचना करता है। 30 साल बाद जब लेखिका वापस उस मंदिर में जाती है देखने के लिए, तो देखती है उस चर्च में कि वहाँ पर जो मंदिर है उसमें वो भीड़ भड़ाका नहीं रह गया है और वहाँ पर क्या कह सकते हैं, अब लाल और सफ़ेद कुर्सियाँ बिछी हैं, लेकिन वहाँ पर उस तरह का लोग जो श्रद्धालु हैं जो उनका उतना ज़्यादा अब संख्या नहीं दिखती। लेकिन वो अचानक देखता है कि एक बच्चा आता है, उसने जूते पहने, सॉक्स पहने, और वो आता है एक लकड़ी की चारपाई पर अपने बस्ते को फेंकता है और अपने जूते और सॉक्स उतारता है। वहाँ पर लेखिका को एहसास होता है कि देवी ने इसकी सुन ली और देखो आज इसके पास जूते चप्पल है। ये सब होते हुए जो लेखिका है वो उन बच्चों को फॉलो करते करते सीमापुरी में पहुंच जाती है। सीमापुरी जो है एक इलाका है दिल्ली का, और वो दिल्ली में होते हुए भी दिल्ली से इतना दूर है, दूर का सेंस है आर्थिक रूप से, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है भारत की और वहाँ पर बहुत धनाढ्य समृद्ध लोग भी रहते हैं। और उस स्थिति में जो सीमापुरी है वो देखने में ऐसा लगता है कि ये दिल्ली से काफ़ी मीलों दूर होगा, क्योंकि वहाँ का जो रहन सहन है वो बहुत ज़्यादा गरीबी का है। वहाँ पर जो पानी की नालियाँ, सीवेज और ये सब चीज़ें, पानी की पीने की व्यवस्था, पक्के मकान नहीं है। ये वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बिल्कुल तिरपाल और ये आपका टीन सेट कह सकते हैं, या कह सकते हैं आपका प्लास्टिक वगैरह से ढक करके बनाए गए हैं, जिनमें पानी घरों के अंदर टपकता है। ये जो लोग हैं जो ये सीमापुरी में रह रहे हैं लगभग 10,000 लोग होंगे, और ये 10,000 लोग वहाँ पर बसे हैं, जो कि 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश से यहाँ पर आए हैं और रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग रुचि रखते हैं, जिनको चुनाव लड़ने होते हैं, उन लोगों ने इन जो ये रिफ्यूजी यहाँ पर रह रहे हैं बांग्लादेश के 10,000 के लगभग, इनके लिए राशन कार्ड बनवा लें, और राशन कार्ड के बनने से इनके वोटर आईडी बन गए हैं और ये यहाँ पर वोट देते हैं। भले उनको खाने का नहीं मिल रहा प्रॉपर, उनके 2 जून की रोटी उनके पास मुनासिब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वोट देते हैं। कहीं ना कहीं उनको लेखिका के अनुसार राजनीतिक रूप से अपने फायदे के लिए उनके राशन कार्ड और उनका वोटर आईडी बनाया गया है। ये सब देखते हुए वो देखते हैं कि वो जो बच्चे हैं, सीमापुरी के बच्चे, वो अपने घरों में जाते हैं और वो जो लेखिका है उनके साथ साथ जाती है, तो वो देखती है कि जो बच्चे हैं वो सुबह कभी उनको 1 रुपये मिल जाता है, कभी 10 रुपये मिल जाते हैं, तो उनके लिए वो ही सोना है, वही उनके लिए चांदी है, क्योंकि
वहां पर लेखिका ये महसूस करती है कि एक बच्चा जो है उसके लिए अगर 1 रुपए या 10 रुपए कुछ मिल जाता है उस कूड़े में, तो उसके लिए वो एक कौतूहल है, एक सरप्राइज है, जबकि उनके माँ बाप के लिए वही 1 और 10 रुपया जीवन यापन करने का एक जरिया है। तो बच्चों के कूड़ा बीनने के बाद जो चीजें मिलती हैं उनका दृष्टिकोण अलग है, और बड़ों को कूड़ा बीनने के बाद जो मिलता है उनका दृष्टिकोण अलग है, क्योंकि दोनों में जो जनरेशन गैप है उससे उनकी सोच में भी अंतर आएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि वो स्प्रिंग एज में जी रहे हैं, और जबकि जो लोग हैं वो सर्वाइवल एज में जी रहे हैं, कि उनको अपना भी सर्वाइव करना है और बच्चों को भी सर्वाइव करवाना है, जबकि बच्चे के अंदर एक कौतूहल है, केवल उसे जीना है, उसके अंदर सपने हैं। आगे जब कहानी बढ़ती है तो उसके बाद एक दिन वो जो बच्चा होता है वो किसी बाड़े के बाहर खड़ा होता है और देखता है कि अंदर जो लोग हैं वो टेनिस खेल रहे हैं, और टेनिस की एक ड्रेस कोड होता है, वहां पर वो खेलते रहते हैं, लेकिन वो बच्चा गरीब है, इस वजह से वो अंदर नहीं जा पाता और बाहर से ही देखता रहता है उनको खेल को। और उसके अंदर भी एक जिज्ञासा होती है कि काश मेरे पास भी संसाधन होते तो मैं भी शायद इनकी तरह अपने जीवन को एंजॉय कर पाता या अपने खेल को खेल पाता जिस उम्र में मैं जी रहा हूं। जैसे ही वो अंदर खेलने वाले लोग जब चले जाते हैं तो वहां का जो चौकीदार होता है उस बच्चे को अनुमति देता है अंदर आने की, और तो कहता है कि तुम भी यहाँ पे झूला झूल लो, या जो महसूस करना चाहते हो, देखना चाहते हो, जीना चाहते हो, जो चीज आप बाड़े के बाहर से नहीं जी पाते उसको आप यहाँ पर आके जी सकते हैं। और फिर कोई व्यक्ति उस बच्चे को जो टेनिस की जो ड्रेस होती है वो मुहैया करा देता है, जूते दे देता है सफेद, लेकिन उनके जो कपड़े होते हैं, जो अपर और लोअर होता है, वो बहुत ज्यादा फेड होते हैं, क्योंकि किसी के यूज करे होंगे, पुराने होंगे, और वो कोई व्यक्ति वो उन पुराने ड्रेसेस को उस बच्चे को देता है, लेकिन वो बच्चा उनको पहनता है, क्योंकि यहाँ पर भी अंतर है। यहाँ पर बच्चे की वो आवश्यकता है जीने की, पहनने की, कपड़ा उसकी एक आवश्यकता है, जबकि वहां पर उसका एक शौक है कि उसे लगता है कि पुराना हो गया तो मैं पुराने को फेंक देता हूं और मैं नया ले लेता हूं, क्योंकि वो संपन्न है। तो यहाँ पर संपन्नता और गरीबी के बीच भी एक दृष्टिकोण को दिखाया गया है कि संपन्न व्यक्ति के लिए किसी चीज का महत्व कब तक और किस हद तक होता है, और एक गरीब आदमी के लिए किसी चीज का महत्व किस हद तक और किस रूप में होता है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। क्योंकि जो बच्चा है उसने जो जूता पहना है उसमें छेद है, और लेकिन वहां पर वो बच्चा उस जूते को बहुत शौक से पहनता है, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरी जरूरत है, क्योंकि ये जूता मुझे जमीन की तपती गर्मी से, ठंड से, पत्थर से, कांटों से, इन सब चीजों से बचाता है, और निश्चित तौर पर वो सुकून देता है उस जूते को, क्योंकि वहां पर उस जूता से उसके जो शरीर है वो बचता है। जबकि एक जो बच्चा है उसके लिए फटा जूता उसके अंदर एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है, हीन भावना लाता है कि ये अगर जूता फटा है तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए बेहतर है कि मैं अपना जो मेरा स्टेटस है उसको गिराने के बजाय इस जूते को ही हटा दूं, क्योंकि जूते से मेरा स्टेटस अगर खराब होता है तो मुझे इसे फेंक देना चाहिए। तो यहाँ पर फटा जूता अमीर बच्चे के लिए स्टेटस सिंबल हो जाता है, इसलिए उसे फेंक देता है, और गरीब बच्चा के लिए वो जूता एक आवश्यकता है जीने का, इसलिए उसको वो पहनता है और उसमें वो खुश भी रहता है। ये बताने की कोशिश भी की है लेखिका ने। उसके बाद ये सब जब प्रोसेस चलता है, उसके बाद वो पाता है कि जो साहिब आलम है वो अपने काम में व्यस्त रहता है, अपने काम को करता है, और एक दिन अचानक से लेखिका को पता चलता है कि जो साहिब आलम है वो एक दूध के बूथ की तरफ जा रहा है, और दूध के बूथ से वहां से कंटेनर ला रहा है दूध का, और जब वो लेखिका को मिलता है तो कहता है कि मैं अब एक चाय की दुकान में काम करता हूँ, वहां पर मुझे 800 रुपये मिलते हैं और दिन भर का खाना भी मिलता है। लेखिका जब देखती है तो पाती है कि उसका जो कंटेनर है दूध का वो उसके बस्ते से काफी भारी है, लेकिन उसके चेहरे में इस तरह कोई मायूसी नहीं है, क्योंकि उसने वो जो चूज किया है अपने लिए वो उसने अपनी इच्छा से किया है, और लेकिन अब वो 800 रुपये कमा रहा, खाना भी कमा रहा है, लेकिन अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रह गया था, क्योंकि अब वो अपने हर निर्णय के लिए और किसी भी निर्णय के लिए उस मालिक पर निर्भर हो गया था जिसने उसे अपनी चाय की दुकान में रखा था। अब वो अपनी मर्जी का मालिक न होकर किसी के गुलाम हो गया था, और अब वो अपनी शक्तियों का प्रयोग, अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपने लिए करके किसी और के लिए कर पा रहा है और करेगा, क्योंकि उसने उन परिस्थितियों के आगे आत्मसमर्पण कर लिया है। इसलिए ये कहानी आपको और हमको ये बताती है कि जब भी आपके सामने इस तरह की परिस्थितियां आए तो हमेशा उनसे लड़िए, सकारात्मक से लड़िए, और कोशिश कीजिए कि आप अपना को इवॉल्व करें और उनसे बाहर आकर अपने आप को उस स्तर पर ले जाएं, ताकि कभी आप दोबारा उस परिस्थिति में न जाएं और जो आपका आने वाला फ्यूचर है वो भी उसमें न फंसे। अगला जो भाग है इसका
उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।